नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे ये भारत की बात है में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की उस सियासी बिसात की जिसमें कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आज फंस गए, क्योंकि पंजाब का कैप्टन बनने के ख्वाब देख रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को ही आज खुलेआम अल्टीमेटम दे दिया कि पंजाब में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह सिर्फ 7 दिन के अंदर बता दे राहुल गांधी। यानी वो राहुल गांधी जो हाल ही में नए साल की छुट्टियों से वापस लौटकर चुनावी बेला में दमखम दिखाने उतरे थे, वो खेल के पहले ही ओवर में सिद्धू की फिरकी में फंस गए। हालांकि सिद्धू माहिर गेंदबाज नहीं है, उन्होंने हमेशा ही सलामी बल्लेबाजी की है और एक बार फिर वो पंजाब की सियासी पिच पर ओपनिंग करना चाहते हैं। लेकिन इस ओपनिंग के लिए उन्होंने गेंद थाम ली है और राहुल के सामने ऐसा बाउंसर मारा कि राहुल को संभलने तक का मौका नहीं मिला। क्या है सिद्धू के इस बाउंसर का असर और क्या है इस खतरनाक बाउंसर की वजह, यह हम आपको बताएंगे और राहुल ने कैसे इस बाउंसर को खेला यह भी आपको बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी के लिए पंजाब में एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि एक तरफ तो सिद्धू बाउंसर पर बाउंसर फेंक रहे हैं तो दूसरी तरफ पंजाब में जो टीम राहुल गांधी ने बनाई थी वो ही राहुल की कप्तानी को अब नकार रही है। हालांकि यह मामला सिर्फ पंजाब का नहीं है, जो राहुल के करीब आया वो राहुल का साथ छोड़ता गया। अब यह कहानी पुरानी हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और हाल ही में पार्टी छोड़ने वाले आरपीएन सिंह इसकी एक मिसाल है। लेकिन अब पंजाब में एक दो नहीं बल्कि पार्टी के 5 बड़े नामों ने राहुल को नो एंट्री का बोर्ड दिखाया है और इशारों में सही, लेकिन यह जता दिया है और बता दिया है कि अब राहुल मंजूर नहीं है। क्या है इस नो एंट्री वाली कहानी का सच, यह हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे वो 5 सांसद कौन हैं जिन्हें राहुल नामंजूर हैं। ये भारत की बात है में अगली खबर होगी उस खतरनाक वायरस की जो कोरोना से भी ज्यादा घातक है। जी हां, कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। वायरस का नाम है मोदी विरोध का वायरस। यह वायरस इतना खतरनाक है जिसे एक बार अपनी चपेट में ले ले फिर उसका इलाज आखिरी दम तक नहीं हो सकता, वो लाइलाज मर्ज बन जाता है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी इसी वायरस से संक्रमित हैं। आज से नहीं, काफी सालों से। वो हामिद अंसारी जिनको देश ने सब कुछ दिया, सोचिए जरा, उपराष्ट्रपति का पद दिया और एक बार नहीं 2 बार देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठने वाले हामिद अंसारी। लेकिन इसके बावजूद हामिद अंसारी मोदी विरोध में इस हद तक चले गए कि देश विरोध पर उतर आए और एक बार नहीं बल्कि बार हामिद अंसारी ने देश का अपमान किया। इस बार अमेरिका की जमीन से लेकर भारत की सरजमी तक हामिद अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना के नाम पर देश के खिलाफ आग उगली है और एक बार फिर उन्होंने देश में असहिष्णुता की चिंगारी सुलगाने की कोशिश की है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में मात्र 13 लोग, सोचिए जरा, सिर्फ 13 लोग अब तक उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंच पाए हैं। हामिद अंसारी उनमें से एक है। हामिद अंसारी को देश ने वो पद दिया और 2 बार दिया, लेकिन हामिद अंसारी ने कभी वंदे मातरम से दूरी बनाई तो कभी भारत को असहिष्णु बताया रहने लायक नहीं है। गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बार फिर हामिद अंसारी ने देश विरोधी बयान दिया। हामिद अंसारी और उन जैसे दूसरे लोगों को गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं से सीखना चाहिए, जिनकी राजनीतिक विरासत हमेशा कांग्रेस के साथ रही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी मर्यादा नहीं लांघी, कभी भी देश के खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकाला। लेकिन हामिद अंसारी लगातार आग उगलते रहे। यह भारत की बात है में तीसरी खबर होगी उस बवाल की जिसकी चर्चा पिछले 3 दिन से हो रही है। लगभग 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिले अचानक जल उठे, हंगामा खड़ा हो गया, छात्र सड़कों पर उतर आए, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, कहीं हंगामा हुआ तो कहीं आगजनी हुई। नाराज छात्रों ने बिहार में एक पैसेंजर ट्रेन तक को फूंक दिया।
मामला शांत हुआ तो तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन वो नाम सामने आया जिसने काफी कम वक्त में सोशल मीडिया के जरिए काफी चर्चाएं बटोरी हैं। नाम आया पटना वाले खान सर का, जिनके खिलाफ पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा धाराओं में मामले दर्ज किए। मतलब ये कि जो खान सर कल तक सोशल मीडिया पर अपने पढ़ाने के देसी नुस्खे और तरीके के लिए जाने जाते थे, वो खान सर पुलिस की लिस्ट में आ गए हैं। हालांकि खान सर अब तक फरार हैं, कहां हैं पुलिस को नहीं पता। पुलिस को खान सर की तलाश है। यह भारत की बात है में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रेलवे भर्ती बोर्ड की आग खान सर के कोचिंग सेंटर तक पहुंच गई और क्या है खान सर पर सनसनीखेज आरोप। तो शुरू करें, उससे पहले आपको बता दें रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। बात कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी विदेश से लौटे नए साल के बाद और पंजाब पहुंचे थे, लेकिन सिद्धू ने अल्टीमेटम दे दिया। जी हां, नजदीक से जरा दिखाऊं, राहुल को सिद्धू का अल्टीमेटम, और अल्टीमेटम इस कुर्सी के लिए। जी हां, राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर थे, आज प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी को इल्म नहीं होगा कि सिद्धू लगे हाथ ऐसा अल्टीमेटम दे देंगे। सिर्फ 7 घंटे, सिर्फ 1 हफ्ता दिया है सिद्धू ने राहुल गांधी को। सिद्धू ने क्या कहा राहुल से, आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद सुनवाऊंगा सिद्धू ने राहुल गांधी से क्या कहा है। ये आपके सामने सिद्धू ने अल्टीमेटम दिया और भरी सभा में अल्टीमेटम दिया। पंजाब में सिद्धू ने कहा पंजाब में मुख्यमंत्री घोषित करो। राहुल गांधी से कहा 7 दिन में मुख्यमंत्री फेज बताओ कौन है। सिद्धू ने कहा पंजाब के लोगों को मुझे जवाब देना है, इसलिए बताइए लोग पूछ रहे हैं कि एजेंडा कौन लागू करेगा। सिद्धू ने राहुल से कहा दर्शनी घोड़ा मत बनाओ, फैसले लेने की ताकत दो। यह सिद्धू ने कहा सीएम चेहरा नहीं होने से भ्रम की स्थिति पंजाब में बनी हुई है। सिद्धू ने कहा बाहर वालों को सवाल उठाने का मौका मत दो, सीएम चेहरा घोषित करने पर हम 70 सीट जीतेंगे। यह सिद्धू ने राहुल से कहा। वर्चुअल रैली में राहुल ने इसका जवाब भी दिया। सीएम उम्मीदवार पर जल्द फैसला करेंगे और 2 लोग नेतृत्व नहीं कर सकते, यह राहुल गांधी ने सिद्धू से कहा। कार्यकर्ताओं से पूछकर जल्द चेहरा तय करेंगे, एक नेतृत्व करेगा तो दूसरा मदद करेगा, यह राहुल गांधी ने कहा। तो सवाल यह है कि नेतृत्व कौन करेगा और मदद कौन करेगा। सिद्धू क्या मदद ही करते रहेंगे? सुनिए जरा सिद्धू ने क्या कहा और राहुल ने उसका क्या जवाब दिया। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। गुरु की हसरतें छिपाए नहीं छिपती, चन्नी को सीएम बना दिया और गुरु को मिली गुगली। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। सिद्धू कसमसा कर रह गए। दिल पर पत्थर रखकर पंजाब में कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे सिद्धू को इस बात की झटपटाहट ज्यादा है कि कहीं उनका सीएम का ख्वाब मुंगेरी लाल का सपना न बन जाए। तो लगे हाथ आज सिद्धू ने जलंधर रैली के मंच से ही राहुल को अल्टीमेटम दे दिया। 1 हफ्ते में राहुल पंजाब का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करें। राहुल जी, जड़ा सब तो बड़ा सवाल है और मैं छाती ठोक के कहना, आज पंजाब के लोग पूछते हैं कि भाई इस एजेंडे ਨੂੰ लागू कौन करू, बंदा केड़ा देओगे, चेहरा केड़ा देओगे, बोलो सही है कि नहीं है। ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ गारंटी देना कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 70 सीटां ਦੇ ਨਾਲ कांग्रेस की सरकार बनेगी साहब। राहुल भी जानते हैं सिद्धू इस कुर्सी के लिए बीजेपी छोड़ा है, केजरीवाल से मुंह मोड़ा है, तो कांग्रेस से भला कब तक वफा निभाएंगे। तो राहुल ने भी सिद्धू के आगे फिर फिरकी डाल दी। जल्दी से जल्दी जो आपकी मांग है चीफ मिनिस्टर को डिक्लेयर करने की मांग, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा करेंगे। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, इस
बात के बाद, इस अल्टीमेटम के बाद, यह दिखाने की कोशिश की गई कि ऑल इज वेल। ये देखिए जरा, सिद्धू और चन्नी एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। ये गले तो मिल रहे हैं, लेकिन दिल मिल रहे हैं क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। और संभव है 10 मार्च को पंजाब के नतीजे आएंगे तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी। ये गले मिलना सिर्फ दिखावा था क्या? लेकिन राहुल गांधी के लिए सुबह से मुश्किलें कम नहीं थी। एम्बियंस के साथ दिखाऊं, राहुल गांधी पंजाब पहुंचे तो उनके खिलाफ प्रदर्शन सड़क पर हो रहा था, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। काली पट्टी हाथों में लेकर राहुल के खिलाफ नारे लगा रहे थे प्रदर्शनकारी। तो राहुल गांधी का दौरा आज सबसे बड़ा परेशानी उनके लिए बनकर आया। लेकिन उससे पहले की तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। राहुल गांधी पहुंचे थे गोल्डन टेंपल। ये राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, बीच में सफेद कुर्ते में सीएम चन्नी है और नवजोत सिंह सिद्धू भी अगल बगल है। एक दाईं तरफ है तो दूसरे बाईं तरफ है। लेकिन राहुल गांधी के सांसद, 5 सांसद गायब थे। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मनीष तिवारी गायब थे। पंजाब में होते हुए मनीष तिवारी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, मनीष तिवारी नहीं, रवनीत सिंह बिट्टू भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। क्या राहुल गांधी नेता के रूप में मंजूर नहीं? रवनीत बिट्टू नहीं, 5 सांसद को राहुल गांधी मंजूर नहीं। इसके अलावा परनीत कौर भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची। राहुल की लीडरशिप स्वीकार नहीं है। यह परनीत कौर की तस्वीर दिखा रहा हूं। मोहम्मद सादिक, चौथे सांसद, इन्हें भी राहुल गांधी मंजूर नहीं, उन्होंने भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। और 5वें सांसद मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, यह है जसबीर सिंह गिल। जसबीर सिंह गिल ने क्या कहा ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन 5 सांसद पंजाब में होते हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम में नहीं आए। क्या राहुल गांधी मंजूर नहीं है? देखिए जरा, बहुत बड़ी बात है। क्या 5 सांसदों ने बगावत कर दी है राहुल के खिलाफ? चुनाव ऐलान के बाद राहुल गांधी का पंजाब का यह पहला दौरा था। आपको बताऊं, कांग्रेस के 5 सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं, राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठा दिए हैं। अमृतसर में राहुल के कार्यक्रम में ये सांसद नहीं पहुंचे। मनीष तिवारी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इसके अलावा G23 नेताओं में मनीष तिवारी भी शामिल थे, जिन्होंने राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। परनीत कौर भी कार्यक्रम से नदारद रही। इसके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू, मोहम्मद सादिक भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। जसबीर सिंह गिल ने भी इस प्रोग्राम से किनारा कर लिया। कांग्रेस में कलह पर राहुल ने चुप्पी जरूर साध ली है। चन्नी के सीएम बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला पंजाब दौरा 3 जनवरी को राहुल की मेगा रैली इससे पहले रद्द हो गई थी। इटली में नया साल मनाने की वजह से वो रैली रद्द हुई थी। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जसबीर गिल, जो सांसद राहुल के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एक दिन पहले कल सुबह राहुल गांधी आपको सुनवाएंगे। उससे पहले जरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सुनिए जरा। राहुल से जब सवाल किया, हमारे रिपोर्टर ने राहुल गांधी से सवाल किया कि ये सांसद क्यों नहीं आए हैं, जरा वो सुनिए। जी कह रहे हैं कि 5 एमपीज ने रिवॉल्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि दे आर नॉट हैप्पी। जी कह रहे हैं कि 5 एमपीज ने रिवॉल्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि दे आर नॉट हैप्पी। जी कह रहे हैं कि 5 एमपीज ने रिवॉल्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि दे आर नॉट हैप्पी। राहुल जी, एनी रिस्पॉन्स टू दोज 5 एमपीज हु चूज नॉट टू बी पार्ट ऑफ दिस? सिद्धू साहब, तो राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त मुश्किलों में। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है, खान सर की भड़काऊ क्लास। अगर मैं ग्राफिक्स दिखाऊं पहले, खान सर की भड़काऊ क्लास। आखिर क्या खान सर, इनको आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये कौन है, इनके बारे में आपको बताऊंगा। क्या इन्होंने ऐसी कोई क्लास ली, ऐसा कुछ बयान दिया जिसके बाद चारों तरफ आग लग गई? वो तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये खान सर हैं। ये कौन है, इनके बारे में पूरी तफसील दूंगा, लेकिन ये तस्वीरें एम्बियंस के साथ अगर मैं दिखाऊं, पटना की तस्वीरें हैं। पटना के राजेंद्र नगर में यह हंगामा हुआ। क्या खान सर ने बच्चों को भड़काया था? दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं, गया की दूसरी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मूव करेंगे इसे। दूसरी तस्वीर गया में देखिए, ट्रेन में जो आग लगा दी गई, पूरी बोगी फूंक दी गई, ये छात्रों ने आग लगाई थी। क्या खान सर ने भड़काया था छात्रों को? अब बड़ा सवाल ये है। तीसरी तस्वीर में आरा की दिखाऊंगा। बिहार के आरा में देखिए, पूरी ट्रेन फूंक दी गई, जगह जगह आगजनी हुई। क्या खान सर के भड़काने पर छात्र भड़के थे? आइए अब आपको बताने जा रहा हूं खान सर का ये जो बयान है, इस बयान के बाद उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है, ये भी आपको बताऊंगा। 30 नवंबर 2021 को ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया,
इसे अपलोड किया गया, इस वीडियो को भर्ती बोर्ड से संबंधित वीडियो डाला गया और इस वीडियो को छात्रों ने देखा। वीडियो में बोर्ड की खामियों का जिक्र किया गया था। किसान आंदोलन की तस्वीरें इसमें साझा की गई थी। छात्रों को किसानों की तरह आंदोलन चलाना होगा, ऐसा कहा गया, यह दावा किया गया। रेलवे बोर्ड पर सवाल उठाए गए और 3 साल बर्बाद करने का आरोप लगाया गया। उसके बाद क्या हुआ, वीडियो पर 25,77,000 व्यूज आए और वीडियो को लगभग 2,40,000 लाइक्स मिले और जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स करके हैशटैग कैंपेन चलाया गया। आगजनी के बाद कुछ छात्र हिरासत में लिए गए हैं, जो तस्वीरें मैंने आपको शुरू में दिखाई। पूछताछ में इन छात्रों ने खान सर का नाम लिया है। पुलिस का दावा यह है कि इन छात्रों ने बताया कि उन्होंने खान सर का वीडियो देखा था। छात्रों को भड़काने का खान सर के ऊपर आरोप लगा है। पत्रकार नगर थाने में बाकायदा एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज कर ली है। बताऊं मैं आपको एफआईआर किन धाराओं में खान सर के खिलाफ दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 147 यानी उपद्रव करना, इसके अलावा आईपीसी की धारा 149 भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 151 अशांति फैलाने की कोशिश में मामला दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 152 पुलिस को अपमानित करने के आरोप में भी एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 186 पुलिस के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 187 बाधा डालने वालों की मदद करने का आरोप भी खान सर पर लगा है और आईपीसी की धारा 188 यानी दंगा भड़काने का आरोप भी खान सर पर है। धारा 353 पुलिस पर हमला करने का आरोप भी दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 504 यानी शांति भंग करने का आरोप भी खान सर पर लगा है। तो देखिए, लगभग 1 दर्जन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इंडियन पेनल कोड धारा 506 धमकी देने के मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 120 भी आपराधिक साजिश रचना। और एफआईआर के बाद से आपको बता दूं कि खान सर फरार हैं, भागे हुए हैं, उनका कहीं पता नहीं। पुलिस तलाश कर रही है। कोचिंग सेंटर पर ताला लटका दिया गया है, यानी ताला लगा दिया गया है। कोचिंग सेंटर से गायब है खान सर। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा इन आरोपों पर, इन एफआईआर पर खान सर क्या सफाई दे रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। दोनों को सुनिए। जो सोशल मीडिया में कुछ फुटेज, वीडियो फुटेज वायरल हुए थे, उनको भी थाना ने उनका भी संज्ञान लिया है और उसके आधार पर तो कुल 6 संस्थान या उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो कि जिनका नाम उसमें है, एफआईआर में है, तो उसकी जांच की जा रही है, उसका सत्यापन किया जा रहा है और जो जिनका नाम है या संस्थान का या व्यक्ति का, उनको मौका जरूर दिया जाएगा। हम लोग मौका देंगे, अपना पक्ष रखेंगे। अगर गलत बात है तो उसमें कोई कार्रवाई का सवाल ही नहीं है और अगर सही पाया जाता है और एविडेंस है तो नियमानुसार निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। मीडिया, यूट्यूब सबसे समझा रहे हैं लड़कों को, हम रोक के रखे। हमारे यहाँ से 10 कदम है भिकना पहाड़ी, वहाँ पे कल आप देखेंगे प्रशासन ने आंसू गैस के गोले चलाए, वाटर कैनन चलाए, लाठी चार्ज कराए। वहाँ पे हम अवेलेबल नहीं थे, बल्कि बच्चों को हम समझा ही रहे थे। लेकिन आप बताइए, आप 1.5 करोड़ लड़कों को प्रोवोक कर दीजिएगा, उसके बाद आप एक जिम्मेदारी, एक इंसान कितना कंट्रोल कर पाएगा? कहीं से भी आपको लगा कि हमने बच्चों को प्रोवोक किया या हिंसा बढ़ाया? हम तो समझा ही रहे हैं। हम लोग कहीं से भी नहीं चाहते हैं, हम लोगों ने कभी भी प्रोवोक नहीं किया। इवन सारे टीचर में कुछ टीचर जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, अब डिजिटल कोई सुन नहीं रहा है, हम लोग की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। देखिए, तो खान सर की गिरफ्तारी पर की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। लगभग 1 दर्जन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब इस पर सियासत भी हो रही है। मामला बिहार का है। बिहार का विपक्ष आपको दिखाने जा रहा हूं, खान सर के साथ खड़ा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खान सर के साथ खड़े। जीतन राम मांझी का कहना है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली हुई है। मांझी कह रहे हैं उसका विरोध करने वाले खान सर पर केस गलत है, यानी जो एफआईआर खान सर पर दर्ज हुई है वो गलत है। यह युवा आंदोलन को और भड़का सकता है। इसके अलावा शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता हैं, उनका कहना है कोचिंग चलाने वालों पर केस दर्ज करना गलत है। मांग करते हैं कि कोचिंग वालों पर से मुकदमा हटाया जाए। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये आग किसने फैलाई? जगह जगह जो आगजनी तोड़फोड़ हुई, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। इस आग लगाने की जिम्मेदारी और आरोप खान सर पर लगा है, वही खान सर जिनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन आइए इनका पूरा तारुफ आपको कराते हैं कि कौन है ये खान सर। आखिर इन पर इतना संगीन आरोप लगा है कि इन्होंने लाखों छात्रों को भड़काया, ये आरोप है। आइए अब आपको बताता हूं
कि आखिर दरअसल ये खान सर हैं कौन, इनका तारुफ क्या है, ये क्या करते हैं और आखिर कैसे इतने छात्रों को एक साथ उकसा सकते हैं। देखिए जरा, खान सर पेशे से शिक्षक हैं, यानी टीचर हैं पेशे से, और जनरल स्टडीज की कोचिंग देते हैं खान सर। इसे मूव करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, स्टूडेंट्स को तैयारी कराते हैं एग्जाम्स की। पटना में बाकायदा कोचिंग सेंटर इनका चलता है, खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से इनका कोचिंग सेंटर चलता है। कई विषयों पर ये वीडियो बनाते हैं और वीडियो में देसी अंदाज में छात्रों को समझाते हैं, जो पसंद किया जाता है। यूट्यूब पर खान सर नाम से ये चैनल चलाते हैं। 1,40,00,000 इनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर हैं और पिछले साल नाम पर, इनके नाम को लेकर विवाद हो गया था। अमित सिंह होने का दावा किया गया था, कहा गया था इनका नाम खान नहीं है, ये अमित सिंह है, लेकिन इनका असली नाम कहा जाता है फैजल खान है और गोरखपुर के रहने वाले हैं खान सर। पिता सेना में इनके अफसर रहे और ये खुद बड़े भाई इनके सेना में कमांडो हैं और एनडीए की परीक्षा में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और बाद में जीएस की कोचिंग शुरू कर दी। तो ये खान सर का तारुफ था। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि छात्रों ने आखिर आग लगाई क्यों, बड़ी वजह क्या है। आपने तस्वीरें तो खूब चारों तरफ देख ली, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं इस आग लगाने की वजह। ये आपके सामने 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड ने भर्ती निकाली। ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा ये आग लगी क्यों। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की ये परीक्षा थी और कुल 35,281 वैकेंसी निकाली गई। 35,000 से ज्यादा वैकेंसी थी। 24,281 ग्रेजुएट के लिए थी और 11,000 पद थे अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं पास के लिए। सबको 5 लेवल में बांट दिया गया था और हर लेवल की सैलरी योग्यता अलग अलग थी। अब हुआ क्या, परीक्षा मार्च 2020 में होनी थी लेकिन परीक्षा हो नहीं सकी, कोरोना की वजह से परीक्षा की तारीख टल गई। दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 के बीच परीक्षा आयोजित की गई। 14 जनवरी 2022 को इस परीक्षा का रिजल्ट आ गया। 7 लाख से ज्यादा छात्र, सोचिए जरा, 7 लाख से ज्यादा छात्र पास हो गए। 35,000 पदों के लिए 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थी थे। 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थी दूसरे राउंड में पहुंचे। कई राउंड हुए। एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया और आरोप लगाया गया कि, आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, आरोप लगाया गया, धांधली का आरोप हुआ। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि इंटर पास छात्रों ने बड़ा इल्जाम लगाया। उनका इल्जाम यह था, जो 12th पास थे, एग्जाम में बैठे थे, उन्होंने कहा जो ग्रेजुएशन वाले थे, ग्रेजुएशन वाले भी इसमें कई जगह एग्जाम में लीगल 2 के लिए भी ग्रेजुएशन वाले छात्र भी आ गए। उन्होंने यह आरोप लगाया। इसी को लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ गया और छात्र हिंसक प्रदर्शन करने लगे। वही हिंसा आप चारों तरफ देख रहे हैं। बिहार के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन हुआ उसके बाद से और आरा पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पटना में इंजन को आग के हवाले कर दिया। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर ये कि देश में बहुत से लोग हैं जो मोदी की आलोचना और निंदा करते हैं, लेकिन मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध शुरू हो गया और ये कोई और नहीं, पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी पर यह आरोप लगा है। क्या हामिद अंसारी ने कहा, आपको बताने जा रहे हैं, और कैसे विदेशी मंच पर मोदी विरोध की वजह से देश का विरोध करने लगे। देखिए जरा, हामिद अंसारी, सोचिए जरा, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। अमेरिका में भारत का विरोध किया हामिद अंसारी ने। अमेरिका में आईएसआई के मंच पर देश के खिलाफ बोला, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए। उनका कहना है भारत संवैधानिक मूल्यों से दूर हो गया है। हामिद अंसारी का कहना है भारत में हिंदू राष्ट्रवाद बड़ा खतरा है। वो कह रहे हैं धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है हिंदुस्तान में। सोचिए, एक पूर्व उपराष्ट्रपति कह रहा है हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। हामिद अंसारी का कहना है देश में असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। वो कह रहे हैं देश में असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। अमेरिका में कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे हामिद अंसारी और कार्यक्रम के आयोजक 17 अमेरिकी संगठन थे। इसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी शामिल है, जिसे आईएएम कहते हैं। आईएएम काउंसिल का आईएसआई से लिंक बताया जाता है। 15 अगस्त 2002 को इस काउंसिल की स्थापना हुई थी और आईएएम काउंसिल गुजरात दंगों के बाद बनाई गई थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं हामिद अंसारी ने
कैसे हिंदुस्तान का विरोध किया, देश की आलोचना की अमेरिकी मंच पर, वो जरा सुनिए। In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens. तो हामिद अंसारी जो कह रहे हैं, ये इन्होंने पहली बार नहीं कहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं, उनकी जहनियत की नजीर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तस्वीर जरा दिखाऊंगा 2015 की तस्वीर। जिस वक्त 2015 में देखिए जरा, तिरंगा लहरा रहा था, सभी लोग सैल्यूट कर रहे थे, जितने लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन हामिद अंसारी सैल्यूट नहीं कर रहे थे। देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, तिरंगे को सलामी सभी दे रहे थे, इकलौते हामिद अंसारी थे जो नहीं दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी भी सैल्यूट कर रहे थे। इस तस्वीर को लेकर भी विवाद हुआ कि आखिर हामिद अंसारी तिरंगे को सैल्यूट क्यों नहीं कर रहे थे। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, विवादों से उनका पुराना नाता है। यह देखिए जरा, विवाद से कैसे उनका चोली दामन का साथ है। राष्ट्रध्वज फहराने के दौरान हामिद अंसारी ने सैल्यूट नहीं किया। सोशल मीडिया पर जमकर उनकी तस्वीर वायरल हुई। उस दौरान प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति ही सैल्यूट करते हैं, ये जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन रक्षा मंत्री ने भी सैल्यूट किया, लेकिन हामिद अंसारी ने नहीं किया। हामिद अंसारी ने उस वक्त सैल्यूट नहीं किया, तब विवाद खड़ा हुआ। बाकायदा बराक ओबामा भी कार्यक्रम में शामिल थे और 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन चल रहा था। इतना ही नहीं, वंदे मातरम को लेकर भी विवाद हो चुका है। वंदे मातरम से भी ऐतराज है। वंदे मातरम पर हामिद अंसारी ने कहा, मैं भारतीय हूं, यही काफी है। राष्ट्रगान अनिवार्य के फैसले पर भी हामिद अंसारी ने सवाल उठाए थे। कहा, दिन रात राष्ट्रवाद का दिखावा फिजूल है। बतौर उपराष्ट्रपति आखिरी दिन यह बयान दिया था, सोचिए जरा। और सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य किया था और मद्रास हाईकोर्ट ने वंदे मातरम पर फैसला दिया था, तब हामिद अंसारी का बयान था। योगा से भी हामिद अंसारी को दिक्कत थी। योग दिवस कार्यक्रम में हामिद अंसारी शामिल नहीं हुए। उपराष्ट्रपति आवास पर भी कार्यक्रम नहीं हुआ और कहा गया कि कार्यक्रम का न्योता नहीं भेजा गया, इसलिए वो खुद शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति समेत तमाम हस्तियों ने योग किया था उस दौरान। 190 से ज्यादा देशों में योग का कार्यक्रम हुआ था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह आयोजन हुआ था, लेकिन हामिद अंसारी शामिल नहीं हुआ। ये दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। जिन्ना विवाद में भी हामिद अंसारी जिन्ना समर्थकों के साथ खड़े हो गए थे। ये तस्वीर आपको याद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगी थी, इस पर हंगामा हुआ। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर दिखाओ। हामिद अंसारी जिन्ना के साथ आकर कैसे खड़े हो गए वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और जिन्ना को नहीं, सरदार पटेल को बंटवारे का जिम्मेदार ठहरा दिया था हामिद अंसारी ने। यानी वो मानते हैं कि जिन्ना नहीं बल्कि सरदार पटेल जिम्मेदार है बंटवारे के। ये जहनियत हामिद अंसारी की रही है। देखिए जरा वो क्या कह रहे हैं और कैसे जिन्ना समर्थकों के साथ खड़े हो गए थे आकर। ये आपको दिखाने जा रहा है। जिन्ना विवाद को साजिश बताया था हामिद अंसारी ने और एएमयू छात्र संघ का समर्थन किया था। विभाजन पर भी जिन्ना का समर्थन कर चुके हैं। पटेल को विभाजन का जिम्मेदार बताया था। कहा था पटेल ने विभाजन का फैसला लिया, पटेल ने विभाजन को देश हित में बताया था, लेकिन किसी को तो जिम्मेदार बताना ही था। ये हामिद अंसारी के शब्द थे। तो सियासत ने मुसलमानों को जिम्मेदार बता दिया और 2018 में किताब के विमोचन पर बोले थे ये बात हामिद अंसारी। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं मैं कि सुनिए जरा गुलाम नबी आजाद को। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा था, उसे सुनकर हामिद अंसारी को सीख लेनी चाहिए और हर जिन्ना समर्थक को और इस तरह की जहनियत रखने वाले को गुलाम नबी आजाद से सीखना चाहिए। गुलाम नबी आजाद को सुनिए जरा। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं
यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। तो उम्मीद है हामिद अंसारी गुलाम नबी साहब को सुन रहे होंगे और कुछ सीख लेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।